बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। हंगामा खेज किस्म का वीकेंड हमारा गुजरा है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज किया, उसको एहतजाज कह लें, उसको लॉन्ग मार्च कह लें, उसको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना कह लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र से देखा जाए, या जिस तरह से वो कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि जनाब ये भरपूर किस्म का एहतजाज था और ये कामयाब एहतजाज था, आवाम का समंदर था। लेकिन अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत कह रही है चंद लोग बाहर निकलकर सामने आए थे और उसके बाद फिर वो अपने घरों को वापस चले गए। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने केपी असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि अगर आईजी इस्लामाबाद को नहीं हटाया गया तो हम दोबारा से एक लॉन्ग मार्च करेंगे, दोबारा एहतजाज करेंगे। जब तक हमारे कारकुनों को जो हिरासत में लिया गया है उनको रिहा नहीं किया जाता तो एक और एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, मामलात कुछ इस तरह के हैं कि हुकूमत पहली बार ऐसा देखने में लग रहा है, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तानी सियासत एक बड़ा दिलचस्प किस्म का टॉपिक है। लगता है ऐसा जैसे हुकूमत को नहीं समझ आ रहा कि उनको क्या करना है, किस तरह से अपनी हुकूमत की कश्ती को आगे बढ़ाना है। अपोजिशन लाउड एंड क्लियर होती है, उसको पता होता है किस तरीके से हुकूमत की नाक में दम करके रखना है, किस तरीके से जो है ना सूरत हाल जो है वो इतनी हीटअप रखनी है कि हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाए और फिर वो आवाम के अंदर भी सराहियत अपोजिशन करती चली जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि हुकूमत को पता है कि जनाब उन्होंने किस तरीके से क्या कुछ करना है। 26वीं आईनी तरमीम आप सब जानते हैं, उसके हवाले से मुसव्विदा तैयार किया जा रहा है। अब हर सियासी जमात अपना एक अलग मुसव्विदा तैयार कर रही है और गुज़िश्ता रोज़ जो ऐवान सदर के अंदर तकरीब मुनक्किद की गई थी, ये बेसिकली फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए तकरीब थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। इसकी भी अंदरूनी कहानी सामने आई है। मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। अब ये बात का गालिबन शायद फैसला कर लिया गया है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद 15 या 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को, 15-16 अक्टूबर को जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा कौमी असम्बली में ना सिर्फ पेश कर दिया जाएगा बल्कि इसको मंजूर भी करा लिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम वो आईनी तरमीम है जिस पर हुकूमत को भी गालिबन शायद बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा था, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा था। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे थे कि जनाब सबके पास अपना अलग अलग मुसव्विदा है, लेकिन इन शॉर्ट अगर बात की जाए हुकूमत को पता है कि हमने आगे क्या करना है। उन्होंने 15 दिन का या 1 महीने का प्लान बना के रखा है। अपोजिशन को नहीं पता कि उन्होंने आगे अपनी तहरीक को कैसे आगे बढ़ाना है। अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर आज कह रहे हैं कि हम एक बार फिर एहतजाज करेंगे। अगर ये एहतजाज इसी वीकेंड की तरह का हुआ तब इसका कोई हासिल हुसूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे भी किए हैं, अभी तक उन्होंने लॉन्ग मार्च एहतजाज भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि शायद बद से बदतर होती हुई सूरत हाल महसूस हो रही है। और इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने एक खत लिख दिया है जनाब इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने अपने खत के अंदर मौकिफ अपनाया है कि सेक्शन जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है उसके सेक्शन 67 और 104 के तहत और आइन के आर्टिकल 51 के तहत आप मखसूस नशिस्तों को अलॉट करें। मखसूस नशिस्तों को अलॉट किया जाना चाहिए। अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने खुद बाकायदा सवाल कर लिया था कि हुजूर आप बताइए कि हमें क्या करना है। अगर हम इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करता है तो ये जो तरमीम की गई थी, तरमीम तो बेसिकली नहीं की गई, जो कानून बनाया गया इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। और अगर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का पर हम मखसूस नशिस्तों को अलॉट कर देते हैं तो हुजूर वाला आपके जो ये फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि अपोजिशन में मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले तक तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि इनको साथ लेके चलना है, इनकी जितनी भी जो मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। और शुनीद है, खबर है कि 80% मुसव्विदा ना सिर्फ तैयार कर लिया गया है बल्कि उस पर इत्तेफाक राय भी कर लिया गया। इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। अहमद उवैस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ रहनुमा हैं बल्कि कानून जाफिर भी हैं, और हसन जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अहमद उवैस साहब से। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, हुजूर वाला कैसी तबीयत आपकी? जी खैरियत। अहमद साहब, सर मेरा आपसे अगर पहला बुनियादी सवाल, हुकूमत को पता है कि सर हमने क्या करना है,
हुकूमत को पता है हमने 26वीं आईनी तरमीम को किस तरह से मंजूर कराना है। उनके पास मैजिक फिगर है नहीं है, उनके पास मतलूबा जो नंबर्स हैं वो हैं या नहीं है, कतई नज़र इस चीज़ के उनको पता है जनाब शंघाई ताउन तंजीम हो जाएगी, उसके बाद जनाब हमने किसी ना किसी तरीके से मुसव्विदा सुप्रीम कौमी असम्बली में लेकर आना है और उसके बाद उसको मंजूर करा लेना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी इसको काउंटर करने की अभी तक क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक मिस नॉर्म है, एक खुशफहमी उन्होंने फैलाई है और जिसका तासुर आपने भी दिया कि ये हुकूमत को पता है कि उन्हें क्या करना है। हुकूमत को कुछ पता नहीं कि उन्होंने क्या करना। अच्छा, ठीक है। हुकूमत जो है ये रिलाई कर रही है कि जो जिस ताकत से वो आके यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं वही ताकत उनके सारे मामला हल कर देगी। ना इनमें खुद में कोई ऐसी एबिलिटी मौजूद है। एबिलिटी होती तो ये आपने देखा था कुछ दिन पहले किस अंदाज में ये मसवदा जो है वो वोटिंग के लिए पेश किया जा रहा था कि इसको अमेंडमेंट का एक्ट जो है वो बना लिया जाता जी। तो और किस बुरी तरीके से वो इनका सारी जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हुई उससे। और आपने ये भी वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि जिस वक्त ये मसवदा जो है हफ्ते की लेट नाइट जो है वो मौलाना के, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट जो ऑफिशियली सामने आई और उनके जनरल सेक्रेटरी कामरान मुर्तजा साहब के भी कि रात के 2 बजे उनको ये मसवदा दिया गया और ये कहा गया लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कि जी एक रात 11 बजे मुझे मिला है और मैंने भी नहीं पढ़ा और उनके थमा दिया हाथ में और कहा कि सुबह इसके ऊपर वोटिंग होगी। और फिर वो आपने देखा कि ना उसकी कैबिनेट के अंदर अप्रूवल हुई थी ना किसी कमेटी में अप्रूवल हुई थी। तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि रफा आमा के पेश नजर जो हम ये बहुत बड़ा कदम जो है उठा रहे हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं कर रहे हैं। वो एक क्लोज टू द चेस्ट उसको छाती से संभाल के छुपा के रखा हुआ है कि किसी को मालूम ना हो जाए, हवा ना लग जाए कि इसमें है क्या। तो इसका मतलब है कि इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये लिखी लिखाई चीज आई उसको आगे पेश करना चाह रहे थे कि भाई ऐसे ही कर दो। अब जब उसके ऊपर मौलाना ने सबसे पहले इतराज किया और मौलाना ने एक मेरे ख्याल में जितनी मैच्योर पॉलिटिशियन होने का सबूत दिया है अभी पिछले दिनों से लेके अब तक उनकी जितनी स्टेटमेंट आप देखें तो शायद पाकिस्तान का कोई सियासतदान जो है इस वक्त उस मैच्योरिटी का मुकाबला नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं कि जी अब हम दोबारा से बना रहे हैं और सब अपने अपने मसवदे। अभी देखिए सब अपने अपने मसवदे लेके जिस वक्त वो उनकी स्क्रीनिंग होगी और फिर जब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, ये कोई घंटों का खेल नहीं है। ये पाकिस्तान के आयन के साथ आप अमेंड कर रहे हैं और आयन को अमेंड करने के लिए बहुत सारी बुनियादी सवालात है जो उठेंगे और वो सवालात ये उठेंगे कि पाकिस्तान का आयन जो है इसमें 2 चीजें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसका बुनियादी स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और नंबर 2 कि ये ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी के ऊपर है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर। अब पावर जो है उसमें ट्राइकोटमी का मतलब हुआ कि 3 पिलर्स के ऊपर ये आयन की इमारत जो है वो इस्तवार हुई है। अब 3 पिलर में से जो जुडिशरी का पिलर है उसको कमजोर करना इनका इस वक्त जो मतमाए नजर है, जो पूरी सब कावश और कोशिश जो हो रही है कि इसको खत्म किया जाए ताकि डेस्पोटिज्म जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव फॉर्म में सामने। हुजूर सर वो बात तो समझ आ गई, लेकिन बात यह है कि उसको पीटीआई कैसे काउंटर कर रही है। अगर आपसे सवाल करूं, आपने जलसे किए ठीक है, आप अदालतों में गए ठीक है, आपने एहतजाज भी कर लिया चलें ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर? अब अगर मैं देखें ना अभी एहतजाज तो ये तो अभी इस एहतजाज तो सिर्फ एक जो है ना एहतजाज का ट्रेलर है जो चला बहरहाल, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज होगी कि ये मसवदा जिस वक्त किसी शक्ल में ये जब ये सामने आने लगेगा तो पाकिस्तान की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो लॉयर्स मूवमेंट की शक्ल में सामने आएगी और भरपूर सामने आएगी। इसलिए कि दे आर नॉन पॉलिटिकल, किसी पीटीआई के सपोर्ट में नहीं आएगी, किसी और लीडरशिप के सपोर्ट में नहीं आएगी, आइन और कानून की सपोर्ट में आएगी।
वो सिर्फ आयन और कानून के सपोर्ट में आएगी और उसको रेड लाइन समझती है। क्योंकि अगर वो वहां यहाँ पे खामोश रहते हैं तो फिर हमें वकालत के पेशे को भी खैर बात कहना होगा, जो उनकी बात मान ली जाए अगर। सर लेकिन फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, हसन साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन अहमद साहब क्योंकि आप एक माहिर कानून भी है, मैं चाह रहा हूं 63A का जो फैसला आया उसके बाद आपको नहीं लगता कि हुकूमत के लिए अब ये 26वीं आईनी तरमीम को पास कराना अब उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है जितना इस फैसले से पहले था? ये दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि ये फैसला जिस तरीके से प्रक्योर किया गया, जिस तरीके से आया, और इसका ये इम्पैक्ट जरूर है। लेकिन बहरहाल ये कहते हैं ना कि देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अहमद साहब, सर मेरा आपसे सवाल ये है कि चलें, आपने कहा कि मुसव्विदा तैयार नहीं हुआ, हमें अभी पता है कि जिस तरीके से कौमी असेंबली में पेश करने की कोशिश की जा रही थी, पहले तो ये मुसव्विदा कैबिनेट के अंदर पेश किया जाना था, कैबिनेट का इजलास तक नहीं हो सका, 11 के बाद 6 के बाद 9 का टाइम हुआ, फिर 11 रात के टाइम बच गया, वो ठीक है सर, लेकिन फिर भी चले जो भी है उनको ये पता है कि सर हमने ये करना है, पात ये है, इस पात में रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, जो भी हैं, लेकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सर अभी एक कहते ना आपके पास एक पाथ नजर नहीं आ रहा, हमने इसको काउंटर कैसे करना है? अब आप क्या रिलाय कर रहे हैं लॉयर्स की मूवमेंट पे कि जनाब ये अगर हो जाता है तो लॉयर्स निकल कर आएंगे, वो पीटीआई के हक में नहीं होंगे? नहीं, अपने तौर के ऊपर ये जो है पीटीआई जो है उनकी जो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप जो है उनकी लीडरशिप जो है बाकायदा राब्ते में है और ऑपोजिशन के लीडरान से भी राब्ते में है और इसके मुतल्लिक काउंटर जो प्रपोजल्स और तजवीज़ वगैरह हैं वो सारी बन रही हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं खुल के बयान नहीं हो सकती इस वक्त जो है, लेकिन इस सारे मामले में मौलाना साहब आपके साथ हैं, मुशावरत के अंदर हैं, क्योंकि वो तो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ ज्यादा है। नहीं है, वो देखिए मौलाना जो है वो बिल्कुल मुशावरत में साथ है और मौलाना जो ये एक तासुर दिया जा रहा है अपनी उस कैंपेन को तकवीत देने के लिए दूसरों के ऊपर कि हम बड़े अब मजबूत हो गए, मौलाना हमारे साथ हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और ना मौलाना की तरफ से कोई इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आई है, वो बिल्कुल उन्होंने। लेकिन सर मौलाना साहब के बारे में ये बात खुद जो है वो कामरान मुर्तजा साहब ने ये बात कही थी कि मौलाना साहब इस हद तक एग्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आईनी अदालतों का क़याम वजूद में होना चाहिए, आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट ही एक वाहिद कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और वही इन तमाम चीज़ों को देखे, आईनी मामलात को देखे? क्योंकि मौलाना साहब या जेयूआई कम से कम इस बात पे तो एग्री हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। तो सुनिए ना, जिस तरीके से इनके ज़हन में ये तासुर जो है ना, इसके ऊपर तो वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। ये तो देखिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बना रहे हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि फिर आपकी टॉप जुडिशरी जो है वो कंप्लीटली हुकूमत के अंगूठे के नीचे आ गई। जब वो नॉमिनेट करेंगे यहाँ से जज, चीफ जस्टिस को यहाँ रिटायर करेंगे, वहां उसको चीफ जस्टिस सिलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। इसी तरह से दूसरे मेंबरान जो जजेस बनेंगे 5, वो भी इसी तरह से यहाँ से रिटायर हो रहे बना दिए, किसी रिटायर को लाके बिठा देंगे वहां पर। तो ये वो आप समझते हैं कि ऐसी नॉमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करेगी? देखिए ना, एक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जो जिसके ऊपर जो पीटीआई फेवर करेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन के अंदर एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है 5 जजेस का बनाएं और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन उसका चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही होगा, कोई और चीफ जस्टिस नहीं होगा उसका ये। और वो उसका तरीकेकार जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी ही को मेंटेन करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर हमारा ये आइन तो खत्म हो गया। सर पीटीआई समझती है, चलें वो बात आपकी सही है सर, कि जिस तरीके से बनाया जा रहा है उस तरीके पे एतराज है कि भाई ये हुकूमत के सिलेक्टेड जज साहिबान नहीं हो, ठीक है, लेकिन सर फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का वजूद का मकसद क्या होगा? वो तो बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारी जो है ना एक पावर हो, हम ही सेलेक्ट करें और फिर वो आइन के मामलात को फैसला कर सके, बेसिकली उसको
जस्टिफाई कर सकें, बता सकें, उसकी तशरीह कर सकें? इसके ऊपर मौलाना ने भी बड़ी वाज़ेह दो टोक बात की है, एक दफा नहीं बारहा की है कि इस किस्म के, और कामरान मुर्तजा साहब ने भी ये बात की और रिप्रेजेंटिंग देयर पार्टी आल्सो, उसका नुक्ता नजर बताया उन्होंने कि इस अंदाज की जो वो सोच रहे हैं, इस अंदाज की जो कॉन्स्टिट्यूशन कोड जो है वो बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे और इसकी फेवर में नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्रोमाइज करी गया ना, जुडिशरी फिर कंप्रोमाइज हो जाती है बिल्कुल ही। आपकी एक वो आजाद जुडिशरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया बिल्कुल। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट तो फिर अलग अलग मामला देखेगी ना, वो तो एक आम इंसान के फैसले, आवाम के फैसले उन तक रहेगी। आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह का जहां तक मामला होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अदालतें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जेयूआई या मौलाना साहब इस पर एग्री नहीं है? नहीं, वो इस बात पे, वो इसकी जिस अंदाज में उसको उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे, यानी जिस अंदाज में वो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोड जो है वो हमारे से वजूद में आएगा, इसके ऊपर वो एग्री नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं। और बड़े दो टोक उन्होंने कहा कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। मौलाना के बगैर सर ये पास करा लेंगे, आपको लगता है अहमद साहब? नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते पास। और फिर क्योंकि सेनेट में तो बिल्कुल ही जो है, सेनेट में तो 5 मेंबर है ना उनके, मौलाना साहब के तो 5 हैं और कौमी असेंबली में 8 हैं गालिबन ना। जी हाँ। तो सर राना सनाउल्लाह साहब का एक उन्होंने अपनी गुफ्तगू करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बोली थी कि मौलाना साहब के बगैर भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मौलाना साहब को बाईपास करके हम ये काम करें। अगर देखिए मैं आपको बताऊं, ये जिस रेनियत के सब लोग हैं ना, अगर ये कर सकते होते ना तो ये मौलाना साहब को पूछते भी ना। ये वैसे दैट्स अ वैलिड पॉइंट। तो फिर इतनी हुज्जत करने की जरूरत क्या थी? और क्या? तो फिर मसला अटक कहाँ रहा है सर? आपको क्या लगता है कहाँ मामला अटक रहा है? मेरा ख्याल है कि ये इनकी पूरी कोशिश जो है कि ये, जैसे वो उसने बिलावल साहब ने कह दिया कि जी ये 25 से पहले पहले हमने कर लेना है वरना बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, कि उसकी वजह ये है कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो आपको मालूम है कि इस वक्त वो पूरा उनको ऐसी बेट मिली हुई है कि वो जैसे वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से बेंच बना है ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो जितना बेंच बना के ये फैसला हुआ है, कल को जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ बैठेगा और पूरा फुल कोर्ट लगा के ये केस के मुतालिक जो पिटीशन तैयार होगी, तो इसके ऊपर बड़ा डिटेल से कौन से केस की सर? 63A की? हाँ जी, 63A के ऊपर। लेकिन सर 63 का ए का जो फैसला है वो माजी के फैसले से तो बरक्स ही आएगा ना। नजर सानी को कबूल कर लेने का मतलब अपील तो आपने रिव्यू को एक्सेप्ट किया, दैट मींस कि जो पुराना फैसला उससे अलग ही होगा ना। यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि आप जिस वक्त एक ईंट टेढ़ी लग गई, एक बुनियाद उसकी गलत है, अगर उसके बाद जितनी इमारत तामीर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं, उसके बाद आपने जितनी इमारत तामीर कर दी वो तमाम की तमाम जो है वो इट शुड फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। और यहाँ पे सूरत हाल है कि वो जिस तरीके से ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के बाद वो कमेटी बनी, ऑर्डिनेंस ने तीन रुकनी कमेटी का कहा, ये 2 रुकनी कमेटी बना के इन्होंने फॉरन बेंच बना दिया। और उस बेंच ने ऑथर जज के शामिल किए बगैर, उनका भी इतराज यही था कि कमेटी गलत बनी है इसलिए बेंच ठीक नहीं है। ये नहीं कह रहे थे कि वो बैठेंगे नहीं, वो बैठने को तैयार थे, उनका ये ऑब्जेक्शन था कि इसको रिमूव करें, नहीं किया इन्होंने। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा मसला है ये तो सुप्रीम कोर्ट के बाकी। मेरा एक सवाल आपसे सर ये भी है अहमद साहब, ये 63A के फैसले की मुखालफत सर आप कर भी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब ये सही नहीं है। सर इसके बेनिफिशियरी भी तो आप थे ना पंजाब असेंबली में, याद करें आप। हम तो कह रहे हैं कि 63A का जो फैसला अब आया है ये फैसला गलत है, गलत तरीके से आया। लेकिन सर अब तो ये फैसला है ना कि आपके वोट को काउंट किया जाएगा लेकिन आप डिसीड कर दिए जाएंगे, यही फैसला है ना सर, आपको वोट काउंट होगा। लेकिन सर पंजाब असेंबली में आप लोग तो सर बेनिफिशियरी थे ना इसके। जो मेजॉरिटी जजमेंट आई थी पहले, जिसको इन्होंने अब रिव्यू किया है, वो फैसला बिल्कुल मुनासिब था, दुरुस्त था, और पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक वो बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है जो की गई है उसकी।
ये कोई रीराइटिंग नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 63A को आप पढ़ें तो वहां पे वोट के मुतालिक तो वो खामोश है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पेनल्टी लगा दी उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने वोट को इंटरप्रेट कर दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट जो है वो आप पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं दे सकते किसी को। आप ये कह रहे हैं कि फैसला ये होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी तो मना किया था परवेज इलाही समेत 9 अरकान को पंजाब असेंबली के कि आप वोट ना दें। बात हुई ना, देखिए बात सुनिए, आप जरा सा गौर कीजिए कि अगर ये बात जिस तरह अब ये सिलसिला चला तो क्या ये फ्लड गेट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं खुल जाएगा? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं। फिर तो देखें, अरकान पार्लियामेंट जब भी कोई वोटिंग का मामला होगा तो वो फिर अपने कायदीन को नजरें दिखाना शुरू कर देंगे, आंखें दिखाना। लेकिन सर मेरा पॉइंट ये है कि आप तो सर इसके बेनिफिशियरी रहे ना एक तरीके से, तो आप इसकी मुखालफत फिर वो जो हुकूमत बनी थी, परवेज इलाही साहब की हुकूमत बनी थी, तो फिर आप उसको फिर लेजिटिमेट तस्वुर ना करें कि सर वो भी तो इसी तरह बनी थी ना कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की मर्जी के बगैर वोट डाले थे। नहीं, आप समझ रहे हैं कि हम 63A के जो अब फैसला आया इसके हक में नहीं है। हम तो वो फैसले के हक में हैं जो जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच का मेजॉरिटी जजमेंट आई थी, जिसको उसमें तो ये था ना कि पार्लियामानी लीडर की हैसियत के, पार्लियामानी लीडर के कहने पे आप वोट डाल सकते हैं, मतलब चेयरमैन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पार्लियामानी लीडर होगा उसकी मर्जी के साथ आप वोट डाल सकते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि वो वोट भी काउंट नहीं होगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो उसकी सीट भी जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो सर फिर मैं आगे चलता हूं, हसन साहब भी है, लेकिन सर मेरा पॉइंट ये है, आप ये कह रहे हैं कि वोट भी काउंट नहीं होगा और उसकी सीट भी जाएगी, लेकिन सर पंजाब असेंबली में परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने में काफ लीग के परवेज इलाही समेत मजीद जो 9 अरकान थे उन्होंने अपने चेयरमैन की मर्जी के बगैर वोट डाला था सर। तो एक तरीके नहीं, चेयरमैन नहीं होता इसमें, चेयरमैन की हैसियत पार्लियामानी लीडर की हैसियत, पार्लियामानी लीडर, पार्लियामान का जो लीडर है ना उसकी हदायत पे चलना है, उसकी हैसियत। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अगर आप इजाजत दें मैं जरा हसन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। हसन साहब, मैं अगर पूछूं, हुकूमत कह रही है कि हमने आईनी तरमीम करवानी है मंजूर, वो 26वीं आईनी तरमीम करवानी है, बात में जो भी हो, जो भी मामला हो, लेकिन वो क्लैरिटी नजर आ रही है, उनकी सोच में भी क्लैरिटी नजर आ रही है, उनके गोल्स में भी। अगर हम अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन भी मुनकसिम है। अपोजिशन का एक हिस्सा हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहा है, बात कर रहा है मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में। दूसरी जो अपोजिशन है जो कि कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? मैं तो ऐसे देख रहा हूं कि मुझे तो हुकूमत भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है ये आईनी तरमीम कराने में। सीरियसली? हाउ सर? कि पिछले 8-10 दिन के वाकयात देखिए, मौलाना साहब की पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे चेंज हुई है। पहले वो कह रहे थे कि हम आईनी अदालत के हक में हैं, उसका कोई खाका बनेगा, हम अपना ड्राफ्ट बनाएंगे। ये अब जो कल मुलाकात हुई आपने जो शंघाई था, वो ये जो गजा के सिलसिले में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, वहां पे उनकी वो लॉन्ग अवेटेड मुलाकात नवाज शरीफ साहब से भी हुई और जरदारी साहब से भी हुई, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम तो अब ये आईनी अदालत के हक में ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात, ये इत्तलात आ रही हैं, मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ इन इत्तलात की, कि जो पीटीआई के कोई 2-4 अरकान थे, नाम बताता हूँ, रियाज फतेहाना साहब का नाम आ रहा था कि वो दूसरी साइड पे वोट डालना चाहते हैं, अब सुना वो भी बैकआउट कर गए हैं। और MQM ने भी कल ही उन्होंने कहा कि जी हम भी इस सारे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि लोग तितर बितर हो रहे हैं। हुकूमत भी कोई खास अब इस सिलसिले में तकदौर नहीं कर रही। कुछ इशारे मिल रहे हैं आपको मेरी गुफ्तगू से कि ये क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि गेम ओवर हो गई है इनकी, और इन्हें ये अंदाजा हो गया। और मैं खुद अपने प्रोग्राम में पूछता आ रहा था नून लीग के दोस्तों से कि भाई आपने अब नहीं तो चले कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद आपने ऑपोजिशन में बैठना है, तो ये तरमीम आपने कर ली तो आप दूसरी साइड पे भी बैठेंगे जाके। तो मेरा ख्याल है कि अब वो उनको वो दूसरी साइड वाला जो है ना वो जरा जल्दी नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें जल्दी नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई इसमें हाथ नहीं डालो, ये तो अपने ही गले पड़ जाएगा सारा किस्सा। तो आप देखें कि देखिए अब
कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन 8-10 दिन में ऐसी क्या तब्दीली हो गई है, अंदाजा लगाएं कि ये तब्दीली कैसे हुई है और कहां से ये गेम पलटी है। लेकिन सर पर इतनी हुज्जत की जरूरत क्या है हसन साहब? आप ये बताया ना, अब देख ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही थी, इतनी तवील मुशावरत, इतनी तवील बातचीत, बिलावल भुट्टो साहब हर इंटरव्यू के अंदर, हर मीडिया टॉक के अंदर क्लैरिटी के साथ बोलते हैं कि जनाब ये चाहिए हमें, ये तो हमारे जी ना, आपने बिलावल साहब का तो बनता है, इसलिए कि वो शेरवानी सिलवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, शेरवानी, हाँ जी जी जी, अब पहनने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, खुदा जानता है वो देर आएगा कि नहीं आएगा। आपको इतनी चीजें पता है तो ये भी तो पता ही होंगी ना मुझे ये पता है कि उन्हें किसी ने कहा कि भाई नाप बाप दे दो, हाँ, शेरवानी सिलवा लो और ऊपर का बटन जरूर लगवाना, वो बंद करके हलफ उठाया जाता है तो वो उन्होंने नाप दे दिया है और गेम आगे बढ़ गई है। लेकिन अब किस करवट ऊंट बैठता है ये देखना पड़ेगा, उसके मुहर्रिकात देखिए जरा उसकी एक संजीदा साइड है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। चले अब मैं कोई ऐसे अल्फाज तलाश करता हूं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता देखें, जब दो पार्टियां आमने सामने होती हैं तो फिर उसमें से एक ही जीतती है ना सर। तो जो एक होता है सीईओ एक कंपनी का, एक होता है सीओओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, राइट। ऑपरेशंस एक आदमी के हाथ में होते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक आदमी ने जारी करने हैं, ऐसे ही होता है ना सर? हुक्म सर, बिल्कुल। तो हाँ जी, तो जो ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है वो कुछ भी कर दे, अब हर बात तो नहीं बताई जाती ना सीईओ को, तो बस ठीक है, बीच में उन्होंने कहा सीईओ हो सकता है, सीईओ और सीओओ के ताल्लुकात थोड़े खराब हो गए आपको लग रहा है? नहीं, खराब नहीं हो गए, खराब नहीं होते ताल्लुकात, लेकिन प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं किसी की। जाहिर है किसी वो सीईओ को एक आदमी पसंद है, सीओओ को दूसरा आदमी पसंद है, तो उसमें होता है। फिर देखिए जरा कल का बयान देखिए। चलिए एक और चीज आपके सामने रखते हैं। वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, कहां से आए, क्या बैकग्राउंड है आप जानते हैं, हमसे अच्छा जानते हैं उन्हें। उन्होंने कल कहा कि ये क्या होता है जी, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और मजीद हो जाएगा। ये कहानी समझ आई आपको कैसे हो गया और कैसे हो जाएगा? $6 बिलियन इन्होंने उठाए लोकल मार्केट से, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और जिनके पास बहुत पैसा है उनसे लेके। सोचें हमारे मुल्क में वो $6 बिलियन मौजूद थे और ये 7 बिलियन के लिए क्या खेल खेला, क्या तगो-दो हुई, भाग दौड़ और क्या नहीं हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल $6 बिलियन लोकल मार्केट से उठाए, तो लोकल मार्केट से उठाए और जब अपने खजाने में उसको शो किया तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, 17.5 पे आ गया 21-22 से, ऐसा ही हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखें, जिनके पैसे लेके आपने उसको बदल के रुपयों में उन्होंने पेमेंट कर दी, ऐसे ही किया होगा ना जी। हाई रेट के ऊपर इन्होंने उठाया डॉलर, कितना 280 के करीब है ना जी अभी तो। हाँ, जो एक्सचेंज रेट है वो 270 है, वैसे ओपन मार्केट में 280। तौला साहब के साथ मेरी बहुत पिछले 6 महीने 8 महीने मुसलसल गुफ्तगू रही है। उनका कहना है कि असल रेट जो ट्रू वैल्यू है डॉलर की अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन वो है 235। ठीक है सर? अच्छा ठीक है। 235-38। अब आप देखें कि जिसका 235-38 का डॉलर है उसका 280 में बिक जाए तो कितना पैसा आ जाता है। बिल्कुल आया ना, आया पैसा। बिल्कुल। तो किसी को फायदा हुआ ये डॉलर रेट यहाँ रखने का? मुझे और आपको तो फायदा नहीं हुआ ना, हमारी तो तनख्वाह सोर्स पे कटती है, खत्म हो गई कहानी, टैक्स कट जाता है। अब वो पैसा वहां पे चला गया। अब ये देख, तो उन्हीं लोगों ने तो भैया इंडस्ट्री लगानी है ना आगे, मैंने और आपने तो नहीं शुगर मिल लगानी या कोई और कारखाना लगाना। तो अब उनके लिए इंटरेस्ट रेट कर दिया जाएगा, हो सकता है वो सिंगल डिजिट में ले आए, 9% पे ले आए, हो गया साहब। वही पैसा रिसर्कुलेट होके लो इंटरेस्ट रेट पे उन्हीं की जेब में। ओह साहब क्या बात है क्या बात, कैसा, क्या बात, ठीक है सर। तो अब ये हो गया किस्सा तमाम। लेकिन ये जो $7 बिलियन आए इनका किस्सा भी सुन लीजिए। इसमें से 68% पैसा जो है, 68 एग्जैक्टली, वो तो चला जाएगा जो आपने कर्जे ले रखे हैं, वो कोई मेरे ख्याल में कोई $60-70 बिलियन अगले 2 साल में वापस करने हैं, आपको अंदाजा है ना, $60-70 बिलियन। अब
का वो पैसे वापस करने का तो वो तो किस्तें तो देने के पैसे हैं नहीं, उनका सूद खाली देने में ये 68% खर्च हो जाएंगे। बाकी कितने रह गए जरा मैथ्स कर लीजिए क्विकली, यानी एक बिलियन में से 68% निकल गए तो 60, मतलब ये है कि कोई आपके पास 32% पैसे रह गए उसमें से टोटल में से। अब आप उसमें कर लें जो खेल कूद करना है, जो आपकी समझ में आ रहा है। लेकिन ये बातें अब जो है ये बातें अमेरिका में भी हो रही हैं। अमेरिका में एक प्रोग्राम मैंने देखा, वहां का कोई लोकल चैनल था, उनके पास वो तफसीलात थी सलमान साहब जो शायद मेरे और आपके पास भी ना हो। यकीन करें, इतनी डिटेल कि कहां पे ये पैसा खर्चते हैं, कितनी इन्होंने गाड़ियां खरीदी, कितने इन्होंने बंगले बनाए, दे नो एवरीथिंग। ठीक है साहब। तो अब आ गए इलेक्शन 5 नवंबर को, 6 नवंबर को, मतलब अब से 1 महीना बाद होंगे इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन के बाद आते आते हुकूमत जमते जमते वहां पे कोई जनवरी आ जाएगा। तो ये आप समझ लेना, ये नवंबर की 22, 23, 24, 25 तब तक हमारे यहाँ भी कोई फैसला हो जाएगा। पॉइंट है सर। मैं जरा इस पे जरा ये छोड़े इलेक्शन कमीशन और ये तो पावर गेम है, जिसके हाथ में पावर होगी। या ये बिजी रखने के टैक्टिक्स भी हो सकता है। छोड़े ना सर, ये क्या बात हुई अहमद साहब? बिल्कुल सर, अहमद साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी गहरी बात कर दी है हसन साहब ने। आपकी क्या राय है इस पे? हसन साहब ठीक बात कर रहे हैं। हमारे हालात जो हैं उनके ऊपर जो इन्होंने इकोनॉमी की रिशफलिंग का तरीकेकार जो बताया है, बिल्कुल दुरुस्त बताया। यही यहाँ कुछ हो रहा है। आप देखिए ना, एक जो फ्रैक्शन परसेंटेज है वो हर सूरत बेनिफिशियरी है। आपने बजट नहीं देखा? बजट के अंदर किसी ने वो जो स्काई हाई जो टावर है वहां पे दुबई में, इसी तरह जो प्रॉपर्टीज हैं दूसरी जगहों के ऊपर बड़े बड़े चंद लोगों की इंक्लूडिंग इसहाक डार, किसी ने बात की उनके ऊपर टैक्स लगाने की? वो कहां से पैसा आया और कैसे लगा, किसी ने ये भी नहीं पूछा। पता कलामी की मादरत चाहूंगा, आपकी बात से ही जहन में बात आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आपके जैसे लोग तो अपने बच्चों को, आज तो महंगाई का वो आलम है कि बाहर कहीं सैर कराने के लिए ले जाने में भी 10 दफा सोचते हैं। यही और है वहां पे सुना है कि बहुत महंगा रेस्टोरेंट बना है जिसमें 2000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। तो वो ये चल रहा है ना सर, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है और बढ़ता रहा है। एक बात और बताऊं आपको, कई मुल्क में 15,000 लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है। बस वो सारी तफसीलात हैं, कितनी दफा दोहराएं, हमारे सामने हैं साहब वो हालात। क्या बिजली के बिलों के किस्से और क्या क्या। अब तो सर हालात ये हैं कि या तो आप बच्चों की फीस भर लें या फिर आप माँ बाप की दवाइयां खरीद लें। दो में से एक काम हो सकता है, दोनों काम नहीं हो सकते। एक बात बताऊं और हसन साहब, एक बात और जो बड़ी गौर तलब है, पाकिस्तान में इस महंगाई और जो हालात बदहाली हुई है हमारी इकोनॉमी की, जो बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है वो 55 से क्रॉस कर गई है। जी सर, वैसे ही है। मैं तो एक आई एम अ कॉमन मैन और मैं जाता हूँ ये मेट्रो वगैरह से अपनी ग्रोसरी 1 महीने की लेने के लिए। तो जो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ, मेरे पास तो फिगर्स हैं फर्स्ट हैंड। जो 7-8 हजार का सामान आता था आज से 5-6 साल पहले, अब वो 30,000 रुपए का आता है। मैं पिछले महीने 2 महीने पहले और अब की आपको फर्क बता देता हूँ। ये जो औरंगजेब साहब तरक्की बता रहे हैं इसमें हुई है हमारी इकोनॉमी में, जो दूध का कार्टन 1600-1700 रुपए का था, इस वक्त 3900 का है। ये 2 महीने में फर्क आया है, 2-3 महीने में। What are you talking about इकोनॉमी के इशारे पता है? एंड प्लीज ये जो कह रहे हैं ना जी, ये क्या आपका इन्फ्लेशन रेट कोई नहीं नीचे आ गया। पहले महंगाई के बढ़ने की शरह, इन्फ्लेशन रेट जो के बढ़ने की शरह कोई 40-50% थी। अब इन्फ्लेशन बढ़ तो रही है लेकिन उसके अंदर जरा ये कमी दिखा रहे हैं कि 9% तक या 12-13% तक इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है। इन्फ्लेशन नीचे नहीं आई है, इन्फ्लेशन के बढ़ने की रफ्तार जरा कदरे कम हुई है, वो ये पैसे आने से आई है। वो उसका रेशो जितनी तेजी से बढ़ रही थी उसकी स्पीड में थोड़ी कमी आ गई है।
उसके बढ़ने की स्पीड में कमी आई है, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आई है। ये एक वर्ड प्ले कर रहे हैं, ये नंबर्स गेम होता है सर। ये तो ये बात करने का तरीका होता है, वो आप जानते हैं उसको बेहतर तरीके से। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें किसी की हमें को बहुत बड़ा मईशत दान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जिस रफ्तार से पहले बढ़ रही थी अब उस रफ्तार से बढ़ नहीं रही है, लेकिन बढ़ अभी भी रही है, अभी भी बढ़ रही है। बिल्कुल। चले मैं लास्ट कमेंट्स की तरफ से आता हूँ। अहमद साहब, आपके लास्ट कमेंट्स मुझे बताइएगा। अब मैं, क्योंकि मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाना है, आपको लग रहा है ये हुकूमत सस्टेन कर पाएगी अगले साल तक, अगले साल के एंड तक? चलें, अभी हम जैसे बात कर रहे थे हसन साहब के, ये तमाम चीज़ें करना तो दूर की बात है, अभी तो हुकूमत अपना सर्वाइवल उसके लिए मुश्किल हो गया है जो सूरत हाल है। व्हाट डू यू से सर? मेरा तो ख्याल ये है कि ना सिर्फ ये कि ये खुद सस्टेन नहीं करेगी, ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करके जाएगी कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो भी आएगा। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, ये लगे मेक है वाइल द सनशाइन कि ये मौका मिलना नहीं है, जल्दी जल्दी कर लो जो करना है। ये उस अनसर्टेनिटी का फायदा उठा रहे हैं। और ये जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि कहते हैं मुहावरा है कि अनसर्टेनिटी ब्रीड्स करप्शन। एग्जैक्टली। आगे बेतहाशा है और बढ़ गई। हसन साहब, आपके लास्ट कमेंट सर, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। ये अपने जो दोस्त बैठे हुए पीटीआई के, मैं तो इनसे गुजारिश ये करूंगा, अहमद साहब, अहमद साहब आपको चाहिए ये छोड़े ये गंडापुर साहब को, वो उनको बेचारे को आपने अच्छी दौड़ लगाई हुई है, डंडे भी और डंडे भी। वो कहते हैं भाई डंडे मार लो, डंडे नहीं खाने मैंने। वो वहां जाता हूं तो खान साहब कहते हैं उधर एहतजाज करो, फिर इधर आता हूं तो आप डंडे मारते हैं। उन्होंने कहा एक चीज कर लेते हैं, दोनों नहीं हो सकती, तो उन्होंने एक चूज कर लिया। बहरहाल कहने की बात यह है कि आप अपनी जरा शैडो कैबिनेट तो दिखा दीजिए। हमें तो आपके ऊपर भी बहुत सीरियस एतराज है, जिस तरह की कैबिनेट खान साहब ने पहले बनाई हुई थी और 84 लोग थे उस कैबिनेट में। वी विल नॉट फॉरगेट दैट। जरा आप दिखाइए वो आपके 15-20 लोग किधर हैं जो अगली गवर्नमेंट है। इफ इट कम्स टू दिस, अगर आपके हाथ में आती है बात, जब भी आती है, तो कौन चलाएंगे? जो आपके बाकी, अब मैं नाम क्या लूं हजरात के, जो स्टेज पे खड़े हुए होते हैं उनमें से तो एक भी इस काबिल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो एहतसाब के वजीर थे, वो भी गायब हैं, बहुत सारे लोग हैं वो भी गायब हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो इनके दौर के थे बातें करनी, लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह खुल के बात कर रहा हूँ। जो लोग स्टेज पे खड़े होते हैं माइक पकड़ के, उनमें से एक इस काबिल आदमी नहीं है उसको कोई मिनिस्टर। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हसन जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहमद उवैस साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जनाब, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।